हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इस सीरीज की 6 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्त की। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक मीन्स क्या? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच होता है 7.4, अर्थात ये हल्का क्षारीय होता है। एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये शरीर के वजन का 7% होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, या फिर कह सकते हैं रेड बोन नैरो में। रक्त या ब्लड की बात करें तो इसमें पाया जाता है 55% प्लाज्मा और 45% इसमें क्या होती हैं? रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है? तो ये रक्त का तरल पदार्थ होता है। इसमें 92% जल होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है और ये क्या होता है? रंगहीन या फिर हल्का पीला कह सकते हैं। रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम नोट पॉइंट में बात करें तो अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो बचता है ये सीरम, अर्थात प्लाज्मा में से क्या निकाला है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया तो क्या बचा है? सीरम। तो सीरम क्या होता है? फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा। अब डिस्कस कर लेते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं और इसका एक अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। इन्हें आरबीसी को, जो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो कहा जाता है प्लीहा या स्प्लिन कह सकते हैं, या फिर तिल्ली। तो प्लीहा, स्प्लिन या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और प्लीहा क्या होता है? तो ये ब्लड बैंक ऑफ बॉडी होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो मेल में आरबीसी की संख्या होती है 55 लाख पर घन मिलीमीटर और फीमेल में होती है 45 लाख पर घन एमएम। आरबीसी प्रभावित होती हैं मलेरिया और एनीमिया रोग में। एनीमिया में क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है। नोट पॉइंट में बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। लामा कहाँ पाया जाता है? तो ये एंडीज पर्वतमाला में देखने के लिए मिलता है, साउथ अमेरिका में। ऊंचाई या पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, इसलिए उनके शरीर का रंग कैसा होता है? लाल। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वहाँ पर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन में लौह या फिर कह सकते हैं आयरन धातु पाई जाती है। बात कर लेते हैं अब आगे हम डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम और है। तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी मीन्स हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं। इनको शरीर के सैनिक या गार्ड कहा जाता है। इनका जीवन काल होता है लगभग 2 सप्ताह या फिर 12 से 15 दिन कह सकते हैं। संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या लगभग 10,000 होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में अगर अनियंत्रित वृद्धि हो जाए तो उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक तरह से ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी के कुछ प्रकार होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होती हैं कणिका रहित और एक होती हैं कणिका युक्त। कणिका रहित में कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें लिम्फोसाइट आती हैं, मोनोसाइट आती हैं। मोनोसाइट की बात करें तो इनका आकार होता है, ये सबसे बड़ी होती हैं। कणिका युक्त में आती हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसोनोफिल। जो न्यूट्रोफिल है इनकी संख्या होती है मैक्सिमम और जो बेसोफिल हैं इनकी संख्या होती है मिनिमम। आगे डिस्कस कर लेते हैं हम प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स को ही हम बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं और इनका अन्य नाम और है थ्रोम्बोसाइट। इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना
अर्थात ब्लड क्लोटिंग। संख्या कितनी होती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख लगभग, और इनका जीवन काल होता है 1 सप्ताह या फिर कह सकते हैं 7 से 8 दिन। डेंगू रोग में क्या होता है? तो प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं हम ब्लड ग्रुप को। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा 1902 में। ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है एंटीजन से। आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला ये एक प्रोटीन होता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो ब्लड ग्रुप हैं 4। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है ए, बी में पाया जाता है बी, ए बी में ए और बी, और ओ में पाया जाता है नील। इसमें एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाई जाएगी बी में पाई जाएगी ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और ओ में पाई जाती है ए और बी एंटीबॉडी। आगे हम डिस्कस करें एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन के विपरीत प्लाज्मा में घुली हुई होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है ए और एक होती है बी। ब्लड डोनेशन की बात करें तो ब्लड डोनेशन कैसे किया जाता है? सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम ग्रुप को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले से और ओ ब्लड ग्रुप वाले से रक्त ले सकता है। बी वाला व्यक्ति बी और ओ से, ए बी वाला ए बी और ओ से, और ओ वाला व्यक्ति केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। बात करें ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि एक माता है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप है ए बी। तो यहाँ पे ए हो गया और बी हो गया, यहाँ पे भी ए हो गया बी हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले माता का ए है वो अगर पिता के ए से मिलता है तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या बनता है? ए। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। और माता का ए अगर पिता के बी से मिलता है तो यहाँ बन जाएगा ए बी। बी का जो माता का बी है और पिता का ए, तो यहाँ बनेगा ए बी, और पिता का बी और माँ का बी मिलके बन जाएगा बी बी। तो बी का मतलब क्या हो गया? ओनली बी। ए का मतलब हो गया ए, और ये हो गया ए बी। तो जो बच्चा होगा उसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी संभावना होगी 50%। यहाँ पे देख सकते हैं ए ब्लड ग्रुप की संभावना होगी 25% और बी ब्लड ग्रुप की संभावना होगी 25%। ऐसे ही हम आगे भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया है? ओ वाला। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप बी है तो माँ का बी हो गया, और यहाँ पे क्या लेंगे? ओ। अगर पिता का क्या है? ए बी, तो यहाँ ए हो गया और बी। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ क्या होगा? ओ। तो अगर माता का बी पिता के ए से मिलता है तो यहाँ ए बी बनेगा। माता का बी पिता के बी से मिलेगा तो बी बनेगा। माता का ओ पिता के ए से मिलेगा तो यहाँ ए बनेगा, और माता का ओ अगर पिता के बी से मिलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? बी। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप की संभावना है 25%, बी की संभावना है 50%, और ए बी ब्लड ग्रुप की संभावना कितनी है? 25%। यहाँ हमने आगे एक और चित्र से समझने की कोशिश की है। अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो जो बच्चा है उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ही होगा 100%। इसको ऐसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार माता का ओ लेंगे, पिता का भी ओ, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बनेगा? हर जगह ओ। तो जो बच्चा है उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ। डिस्कस कर लेते हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर की खोज की गई थी लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। खोज रीसस नामक बंदर में की गई थी, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। इसमें डी एंटीजन होता है। इसमें उपस्थित क्या होता है? तो RH+ उपस्थित होता है और RH- अनुपस्थित होता है। जैसे कि O ब्लड ग्रुप है तो अगर O+ है तो ये क्या होगा? RH उपस्थित, और O- है तो ये क्या होगा? RH अनुपस्थित। सार्वभौमिक दाता की बात करें या फिर यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है O-।
इमरजेंसी में ब्लड डोनेट कर सकता है ये किसी को भी। एक्सीडेंट में जिसका ब्लड ग्रुप नहीं पता उसे ओ निगेटिव ब्लड दिया जाता है। सार्वभौमिक रक्तग्राही ग्रुप कौन सा होता है, अर्थात यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, तो ये होता है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। देने वाले में कमी अर्थात माइनस, यहाँ से इसे याद रख सकते हैं, और लेने वाले में बढ़ोतरी होगी तो इसलिए प्लस, अर्थात सार्वभौमिक रक्तग्राही है AB प्लस और सार्वभौमिक रक्तदाता है O माइनस। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। आगे एक टॉपिक है वैज्ञानिक शादी। तो वैज्ञानिक शादी कैसे, तो अगर मेल में RH पॉजिटिव है, फीमेल RH पॉजिटिव, तो ये सही है। RH माइनस की शादी RH माइनस वाले से होती है तब भी सही है। RH माइनस की शादी RH प्लस से होती है तब भी सही है। अगर मेल में RH पॉजिटिव है और फीमेल में RH निगेटिव तब समस्या हो सकती है। इसको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाया है हमने, तो चित्र में ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, तो अगर पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है और माता का RH निगेटिव है, तो जो फर्स्ट संतति होती है उसके दौरान क्या होता है कि रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रभावित होता है, जिससे माँ के शरीर में RH एंटीजन के विरुद्ध एक एंटीबॉडी तैयार होगी, लेकिन फर्स्ट बच्चा जो है वो स्वस्थ होगा। आगे क्या होगा कि अगर सेकंड बच्चा होता है तो बच्चे में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अर्थात RH एंटीजन होगा और माँ में पहले से क्या है RH एंटीबॉडी है, और समान एंटीजन एंटीबॉडी से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस रोग को क्या कहा जाता है, तो इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ये एक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट बच्चा तो स्वस्थ होता है, लेकिन सेकंड बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रभावित होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, तो जहाँ बच्चा माँ से जुड़ा हुआ होता है उसको कहा जाता है प्लेसेंटा। समान एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा वैज्ञानिक शादी। इस तरह से आज हमने रक्त के चैप्टर को ख़त्म कर दिया। इसके बाद में हम रक्त परिसंचरण तंत्र को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।